नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉस्ट देते हैं। इसके अलावा आपके लिए हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। चलिए, आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुगंधा सचदेव हैं रेलिगर ब्रोकिंग से, और साथ ही भाविक पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की, जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। टॉप 10 खबरें। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आज सुस्ती दिख रही है। जिस तरह से इक्विटी मार्केट में तेज़ी लौटी है, उससे यहाँ पर रुझान कम हुआ है, और चांदी में भी यही रुख है। ओमिक्रॉन की चिंता कम हुई है, और उससे अब यहाँ पर सोने और चांदी पर की तेजी पर लगाम लगा है। क्रूड की बात करें तो दिसंबर के महीने में 9% से ज़्यादा की तेजी दिखा चुका है। यूएस में क्रूड स्टॉक कम हुए हैं, साथ ही ओमिक्रॉन की भी चिंता कम हुई, तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं। नेचुरल गैस, इस हफ्ते मांग बढ़ने का अनुमान है। पहले अनुमान था कि मांग कम रहेगी, लेकिन अब नए अनुमान जो आ रहे हैं उस हिसाब से नेचुरल गैस की मांग ज़्यादा रह सकती है, उससे सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर की बात करें तो चीन में कम इन्वेंट्री से यहाँ पर कीमतों में तेजी है। हालांकि आज के सत्र में बेहद ही रेंज में कारोबार हो रहा है। जिंक की बात करें तो ओमिक्रॉन की चिंता कम होने से यहाँ पर तेजी है। जिंक के अलावा निकेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मजबूत मांग बनी हुई है, स्टॉक भी कम है। दोनों का फायदा यहाँ पर निकेल को मिल रहा है। निकेल के बाद एल्युमिनियम की बात करें तो नवंबर उत्पादन 3% कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले, उससे यहाँ पर प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। कुछ एग्री काउंटर्स में कॉटन, जहां कोरोना के नए वेरिएंट का ग्लोबल असर कितना हो सकता है, इसको लेकर यहाँ पर दबाव दिख रहा है। इससे क्या मांग में आगे असर होगा, इन सब फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। हल्दी की बात करें तो साउथ इंडिया में जिस तरह से बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, उससे कीमतों में तेजी दिखी थी। कुछ और एग्री काउंटर्स, जीरे की बात करें तो अप्रैल से सितंबर के बीच में एक्सपोर्ट घटकर 1.39 लाख टन हुआ है। ईयर ऑन ईयर ये डेटा है, 1.4% कम एक्सपोर्ट हुआ है। धनिया की बात करें तो मौजूदा सीजन में कम सप्लाई का अनुमान है। धनिया के बाद अब अगर सोयाबीन की बात करें तो यूएस से मजबूत मांग है, और ब्राजील में भी सूखे की चिंता है। ये दोनों ही फैक्टर्स प्राइस के लिए सपोर्टिव है। सोया तेल, यूएस में जो एक जनमत था कि बायोफ्यूल ब्लेंडिंग के लिए सोया तेल का इस्तेमाल होगा, अब उसे वापस लेने का प्रस्ताव है, तो ये एक अहम खबर है। उस खबर से सोया तेल की कीमतों पर दबाव दिखा, उससे वो पास ऑन अब क्रूड पाम तेल पर भी हो रहा है। सोया तेल में गिरावट से यहाँ पर भी दबाव दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की, अहम खबरों की। सोने और चांदी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ भाविक पटेल और सुगंधा दोनों बने हुए हैं। सुगंधा जी, गोल्ड और सिल्वर में आज काफ़ी सुस्ती दिख रही है। गोल्ड तो हल्की तेजी के साथ कारोबार कर भी रहा है, चांदी बेहद ही टाइट रेंज में कारोबार कर रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या कोई डिसाइसिव मूव यहाँ से आपको दिख रहा है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो मुझे लगता है अभी कोई बहुत ज्यादा डिसाइसिव मूव देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ मार्केट में वापस से रिस्क सेंटिमेंट्स इग्नाइट हो गए हैं, बिकॉज कोरोना की जो नए वेरिएंट को लेकर कंसर्न्स बने हुए थे वो काफी हद तक कम हो गए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ये काफी माइल्ड हो सकता है, और थर्ड डोज ऑफ वैक्सीन से ये ट्रीट हो सकता है। तो इस वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड कुछ हद तक कम हुई है, और इसके साथ साथ हमने डॉलर इंडेक्स में भी कुछ हद तक रीबाउंड आते हुए देखा है। आज की सेशन में यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में भी हमने रीबाउंड आते हुए देखा है। सो ये फैक्टर्स प्राइसेस को हाई लेवल्स पर कैप कर रहे हैं। बट वहीं अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, और अभी मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी यूएस के सीपीआई डेटा की तरफ, जो कल रिलीज होने वाला है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा बिफोर द फेड्स नेक्स्ट मीटिंग, जो नेक्स्ट वीक लाइंड अप है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग द फर्दर पाथ ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय द यूएस फेड। बट मुझे लगता है अभी शॉर्ट टर्म में कुछ हद तक अपसाइड देखने को मिल सकती है, इवन तो जब तक प्राइसेस $1800 पर आउंस के ऊपर सस्टेन नहीं करते तो बहुत सस्टेनेबल अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। पर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 48,000। स्टॉप्स रहेंगे 47,780, और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 48,350। हैविंग सेड 48,500 हाई साइड पे एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह एक्ट करेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता बहुत कन्विंसिंग अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी गोल्ड के प्राइसेस। वहीं अगर सिल्वर की भी बात करें तो सिमिलर ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। मार्जिनल अपसाइड यहाँ से देखने को मिलेगी, बट प्राइसेस बहुत ज्यादा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ नहीं हेड करेंगे। नियर टर्म में देखें तो सिल्वर के प्राइसेस ने 60,500 पर एक अच्छा बेस बनाया है। तो सिल्वर में भी डिप्स पे बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 61,450 टू 61,500। स्टॉप्स रहेंगे 60,500। हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 62,700। हैविंग सेड 63,200 एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा प्राइसेस के लिए।
ये ब्रेक हो जाता है तभी फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। अदरवाइज मुझे लगता है हायर साइड पे ये रैली फिजल आउट हो सकती है। ओके, तो ये व्यू है चांदी और गोल्ड को लेकर। गोल्ड में खरीदारी की सलाह है 48,350 को लेकर, 350 के टारगेट के लिए। और चांदी की अगर बात करें तो 60,500 इनको लग रहा है कि अच्छा बेस वहाँ पर है। और अगर 62,300 अगर क्रॉस करता है, जो उनका पहला हर्डल है चांदी के लिए, अगर वो क्रॉस करता है तो आगे फिर से चांदी वहाँ से निकल सकती है। भाविक, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर ट्रेड के लिए कैसे लग रहा है करेंट लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट जब तक फ्राइडे का जो सीपीआई का यूएस का डेटा नहीं आता तब तक हमें एटलीस्ट कोई डिसिसिव मूव नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वो डेटा ही शेप करेगी आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी जो 15 दिसंबर को आने वाली है, और उसके ऊपर ही हमें पता चलेगा कि फेड का प्लान क्या है। इंटरेस्ट रेट वो लोग कब हाइक करेंगे 2022 में, आई थिंक 2 और 3 कितना है। अभी तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 रेट हाइक ज़रूर से होगी, और शायद ये जो टेपरिंग है वो भी वो लोग जल्दी एक्सेलरेट करके फिनिश कर सकते हैं मार्च में। तो वो सारे डेटास थोड़े गोल्ड के लिए नेगेटिव है, पर जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है उसके लिए से जो ग्लोबल अभी इकोनॉमिक रिकवरी है वो जो थोड़ा कम हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत गोल्ड में भी पॉजिटिवनेस दिख रहा है। बट आई थिंक ओवरऑल नेट नेट मुझे लग रहा है कि गोल्ड रेंज बाउंड ही रहेगा। अगर हम हेज फंड्स की बात करें तो उन लोगों ने भी बुलिश बेट्स जो है वो कम कर दिए। इनफैक्ट लास्ट वीक से अगर इस वीक हम देखें तो 12% कम है नेट पोजीशन। तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि ज़्यादा $1800 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे गोल्ड फरवरी अगर 48,030 के करीब आता है तो वहाँ से मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा 4200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 47,900 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी आई थिंक मुझे ओके, थोड़ा ही अपसाइड दिख रहा है। तो इंट्राडे चांदी के लिए भी मैं लॉन्ग की ही रिकमेंडेशन करूंगा, और ओके, चांदी में 61,600 के करीब बाय कर सकते हैं। ओके। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही जानकारों को लगता है कि यहाँ से तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अब एक खबर शुगर का ले लेते हैं। हमारे साथ अविनाश वर्मा जी है जो डीजी है इस्मा के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, जो लास्ट ईयर के नंबर आ रहे हैं 2021 सीजन के, वो 70 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट के नंबर है, आपकी तरफ से ही आए हैं। अब क्या नए सीजन में भी क्या इसी तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद है, और जो टारगेट है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है क्या इस बार? इस बार हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं करीब 60 लाख टन का। ओके। चूंकि हमारी जो ओपनिंग स्टॉक्स है काफी अच्छी हो गई है। पहले पिछले साल जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो 107 लाख टन की ओपनिंग स्टॉक्स थी, वो अब करीब 82 लाख रह गई है। तो इसलिए 70 लाख एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 60 लाख करेंगे तो हमारे लिए अच्छी है। तो हमारी टारगेट 60 की है, और 60 लाख के अगेंस्ट में करीब करीब 35-36 लाख टन का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। ओके, ओके। तो काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। सर, अभी तक अगर इनिशियल अगर एस्टीमेट की बात करें तो वो किस तरह के, कितना अनुमान हो सकता है, कितना उत्पादन इस साल हो सकता है? देखिए, इस्मा ने अपना जो किया है डिटेल्ड एस्टिमेशन, उस बेसिस में कुछ जब चीनी शुगर केन जूस और बी हेवी मोलासेस हम डाइवर्ट करेंगे इनटू प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। ओके। उसके बाद जो नेट शुगर प्रोडक्शन का जो अनुमान है मेरा इस करंट सीजन में 305 लाख टन का है। ओके। जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए जो आप डाइवर्ट करेंगे उसके बाद 305 लाख टन का है जी, नेट प्रोडक्शन। तो सर कितना एथेनॉल के लिए जा रहा होगा, कितना परसेंटेज? जो हमारा अभी अनुमान है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब करीब 34 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट हम डाइवर्ट कर देंगे इथेनॉल। ओके। मतलब है कि अगर 34 लाख टन अगर हम डाइवर्ट नहीं करते तो 305 प्लस 34 लाख टन हम बनाते। ओके, ओके सर, नोटेड सर। सर, अगर एथेनॉल की ब्लेंडिंग में अगर शुगर मिल अगर अपना डाइवर्ट करते हैं तो वहाँ किस तरह के मार्जिन क्लॉक होते हैं, और अगर वो शुगर बनाते, चीनी बनाते तो यहाँ पे किस तरह का मार्जिन होगा, बेहतर उनके लिए क्या होगा शुगर मिलों के लिए? देखिए, जो भारत सरकार जो प्राइस फिक्स करती है इथेनॉल की, वो लिंक करती है टू अ सर्टेन प्राइस ऑफ शुगर। ओके। और मेरा अनुमान है कि इस बार जो प्राइस उन्होंने फिक्स किया है इथेनॉल का, वो लिंक किया है करीब 34 रुपए पर किलो मिलगेट पर शुगर का प्राइस को। ओके। तो अगर इससे नीचे किसी को अगर मार्केट में मिल रहा है चीनी,
का प्राइस, तो उसके लिए बेहतर रहेगा कि वो एथेनॉल प्रोड्यूस करे। ये एक चीज है। दूसरा ये बेनिफिट है कि हम अगर चीनी बनाते हैं तो हमको बेचने में बहुत टाइम लगता है। कभी कभी 16 महीने लग जाते हैं, कभी 18 महीने लगते हैं, कभी 15 महीने लगते हैं, बिकॉज हमारी जो शुगर सेल हमारा कंट्रोल्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें हर महीने एक कोटा देता है, तो वो हमारा बहुत सारा कैश फ्लोज ब्लॉक करता है, लिक्विडिटी ब्लॉक करता है, तो उसमें मेरी कैरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट बर्डन है। जबकि एथेनॉल हम बनाते हैं और इमीडिएटली पिकअप हो जाता है, तो हमारी कैश फ्लोज भी बेटर रहती है, कैरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, और शुगर स्टॉक्स अगर हम कम करते हैं तो चीनी का भी जो दाम है जिसको हम बेच सकें वो हमें बेहतर मिलता है। तो बढ़िया आपने कहा कि एथेनॉल आपके लिए कैश काऊ की तरह काम करेगा, कैश फ्लो बेहतर होता है। शुगर मिलों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि वहाँ पर कैश आने में टाइम लगता है। साथ ही अगर जितना कैश देरी से आएगा उससे आपको के ऊपर ब्याज का भी बोझ ज़्यादा होगा। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि ग्लोबली अभी डेफिसिट चल रहा है और खबर यही आ रही कि इंडिया से सप्लाई कम होगी। इंडिया का जो डाइवर्जन आपने जैसा बताया एथेनॉल की तरफ होगा, उससे ग्लोबल सप्लाई कम हो सकती है। इससे इंडिया को कितना एज मिलेगा, कितना फायदा होगा अपने पूरे इंडियन शुगर सेक्टर को? देखिए, जैसा आपने बताया, इसका पहला तो मैंने शुरू में बताया कि हम 60 लाख टन एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखे हैं। बिल्कुल, और उसमें से करीब 35-36 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमें करीब 24-25 लाख टन और कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। करीब अगला 9 महीने बचे हैं हमारे पास। तो इंडियन शुगर मिल्स को कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि मार्केट नीचे भी अगर वर्ल्ड मार्केट तो हम कॉन्ट्रैक्ट करें। इसीलिए चीनी मिल इंडिया में वेट करेगी, जब अपॉर्चुन मोमेंट होगा, जब बढ़िया होगा ग्लोबल मार्केट, जब ग्लोबल प्राइसेस इंप्रूव करेंगे, तब ये एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर करेंगे। इसीलिए वर्ल्ड प्राइसेस जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया में, वो ये बोल रहे हैं कि इंडियन डोमेस्टिक प्राइसेस विल डिटरमिन द वर्ल्ड प्राइस। चूंकि जब वर्ल्ड प्राइसेस उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तो इंडियन शुगर मिल्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। शुक्रिया अविनाश जी, आपने वक्त निकाला और तमाम तरह के फंडामेंटल्स पर चर्चा किए कि कितना एक्सपोर्ट अनुमान है। इस साल इन्होंने कहा है कि 60 लाख टन एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। साथ ही एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर क्या टारगेट है, उससे कितना फायदा मिलों को होगा, तमाम जानकारी दी। शुक्रिया सर, आपसे आगे भी बात होती रहेगी। चलिए अब शुगर के बाद क्रूड पे बात कर लेते हैं, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात होती है तो क्रूड में जिस तरह की तेजी है उसका दबाव यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती है। तो क्रूड में वापस से तेजी आ गई है। दिसंबर महीने की अगर बात करें तो 9% से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। एमसीएक्स पर भाव 5,515 रुपए के आसपास है। सुगंधा जी, क्या लग रहा है करंट लेवल पे क्या क्रूड को खरीदना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि करंट लेवल्स पर क्रूड को खरीदना चाहिए। हमने लास्ट वीक की गिरावट के बाद इस हफ्ते ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है यहाँ से कोविड-19 के वेरिएंट के जो कंसर्न्स कम हुए हैं उसी वजह से ये रिकवरी देखने को मिली है। बट अभी भी काफी सारी गवर्नमेंट्स ने ट्रैवल कर्व्स इंपोज करे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है डिमांड कुछ हद तक कम हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर हम यूएस में देखिए, जो की डिलीवरी पॉइंट है काशिंग, वहां पे भी इन्वेंट्रीज में काफी बिल्डअप देखने को मिला है। द इन्वेंट्रीज आर करंटली स्टैंडिंग एट अराउंड 2.3 मिलियन बैरल्स। ये फिगर स्लाइटली वरीसम है, सो ये इंडिकेट कर रही है कि डिमांड स्लाइटली स्लगिश है एट द मोमेंट। सो मुझे लगता है यहाँ से एक कॉन्ट्रेरियन बेट ली जा सकती है, इवन दो प्राइसेस काफी राइज कर रहे हैं। सो आई वुड प्रेफर टू टेक अ कॉन्ट्रेरियन बेट एंड गो फॉर शॉर्ट पोजीशंस एट करंट लेवल्स ओनली। 55.20 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रहेंगे 5600, डाउनसाइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 5365। हैविंग सेड, सिंस दिस इज अ कॉन्ट्रेरियन बेट, कॉशियस पोजीशंस ही लें, और अगर प्राइसेस 5600 मार्क के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, इन दैट सिनेरियो वापस से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 57.8। यानी आपको 5520 पे अभी सेल करने की सलाह है। 5600 का आप स्टॉप लॉस लगा ले, उसके बाद नीचे के टारगेट के लिए वेट करें, फिर जब नीचे आए तो वहां से वापस से खरीदारी के मौके आपको देखने चाहिए। चलिए क्रूड के बाद ग्वार की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड कीमतों में तेजी के बाद ग्वार में भी वापस से तेजी आ गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा साहब है, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है और ग्वार के पूरे नब्ज को पहचानते हैं, ग्राउंड पर की रियलिटी को समझते हैं। सर, ग्वार में वापस से तेजी आ रही है, अब क्या लग रहा है? क्रूड की तेजी के साथ टैंडेमली ग्वार भी चल रहा है, आगे कहां तक जाते आपको दाम दिख रहे हैं ग्वार के? देखिए, ग्वार तेज होने का मुख्य कारण तो फसल का कम होना ही है। और उसके बाद में जिस तरह से हमने ग्वार की नब्ज देखी है, हमने ग्वार को देखा है वायदे में चलते हुए, जैसे ही पाउडर प्लांट फॉरेन जो निर्यात करते हैं वो बाहर आते हैं, गम के भाव तुरंत 300-400 रुपए बढ़ जाते हैं। ओके।
और जैसे ही वो चुप रहते हैं 6-8 घंटा 12 घंटा, ग्वार का बाजार वापस बढ़ जाता है। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये सारा का सारा गेम है वो डिमांड सप्लाई पे चली गई, इसकी तेजी बन रही। ओके। गम की अभी नॉर्मल जो निर्यात है 25,000 टन 24,000 टन के आसपास वो चल रहा है। इसके अंदर यदि किसी भी तरह की बढ़ोतरी आती है तो ये रिएक्ट करेगा तुरंत बाजार। ओके। और यदि 30,000 टन के आसपास इसका निर्यात होना शुरू हो जाता है तो ये बहुत जोरदार रिएक्ट करेगा, वापस अपने पुराने भावों को क्रॉस कर देगा। ओके, यानी पूरा एक्सपोर्ट यही जी पूरा एक्सपोर्ट डिमांड ही यहाँ से ड्राइव करेगा सर। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में अगर अराइवल की बात करें तो जो नॉर्मल अराइवल होता है औसतन उसी के आसपास है या अभी कम है? नहीं, कम नहीं है। नॉर्मल अराइवल जो चल रहा है 35 से 40,000 बोरी के बीच में, यानी 35 से 40,000 क्विंटल के बीच में वो अराइवल चल रही है और उतनी ही लगभग मिलिंग हो रही है। न उससे ज्यादा मिलिंग है, न उससे ज्यादा सप्लाई है, न कम सप्लाई है। तो ये जो डोमेस्टिक में सप्लाई और डिमांड है ना वो मैच कर रहा है बिल्कुल। उसमें कहीं भी गड़बड़ नहीं है। जो मिसमैच है वो सारी की सारी फॉरेन निर्यात में है। निर्यात के ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं, निर्यात का ऑर्डर बढ़कर आता है तो जैसे ही बाहर आते हैं पाउडर प्लांट वैसे बाजार रिएक्ट करने लग जाता है और बाजार बढ़ जाता है। तो ये स्थिति अभी बनी रहेगी लगभग। और जिस महीना ये 30,000 टन के आसपास चला गया तब इसके भाव अचानक से फिर जोरदार बढ़ेंगे। और नहीं तो विश्वमोहन जी ये मान के चलिए कि इन्हीं बाजारों में इन्हीं भावों के आसपास ही बाजार चलता रहे। मैं वैसे तो सारा वायदा बाजारी माइंड सेट का गेम होता है। तो दूसरी जिनसों में जिस तरह से माइंड सेट होता है इस तरह से इसमें भी माइंड सेट होता रहेगा। मतलब सर कुल मिला के बात ये है कि डोमेस्टिक जिस तरह के हालात है उस हिसाब से प्राइसेस यहीं पे रहेंगे। अब अगर प्राइसेस को यहाँ से आगे जानना है, यहाँ से ड्राइव अगर कुछ करेगा वो है एक्सपोर्ट डिमांड, वो प्राइसेस को आगे लेकर जाएंगे। शुक्रिया। बिल्कुल सही फरमाया। ओके, शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और ग्वार मार्केट के हालात के बारे में बताया। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में हालांकि आज बहुत ही रेंज में ट्रेड हो रहा है और मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है। भाभी कोई टॉप पिक आपकी तरफ से मेटल में आज? विश्वमोहन जी, लेड एक मेरा टॉप पिक है क्योंकि वो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। आज थोड़ा स्ट्रांग और स्ट्रेंथ दिखने को मिली है। तो लेड जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप आता है 186 के करीब, तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा 188 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस इंट्राडे मेंटेन कर सकते हैं 185 का। बेस मेटल्स में आपको कुछ पसंद आ रहा है आज के लिए अगर ट्रेडिंग करना है तो? सुगंधा जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको इंट्राडे के लिए? यस विश्वमोहन, मेरी भी चॉइस लेड की तरफ ही रहेगी। मैं लेड में बाइंग प्रेफर करूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 185। स्टॉप्स रहेंगे 183.80 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 187.50। इसके साथ साथ इवन तो अगर हम चाइना के डेटा की बात करें तो काफी ज्यादा लिक्विडिटी को बूस्ट करने की कोशिश की है चाइना के सेंट्रल बैंक ने, तो इस वजह से बेस मेटल्स में अपसाइड देखने को मिली है। बट मुझे लगता है कॉपर की प्राइसेस में 742 मार्क पर एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, सो कॉपर में मैं कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहूंगी। कॉपर में शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 742। स्टॉप्स रहेंगे 746.50 और डाउनसाइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 735। सो कॉपर में सेलिंग कर सकते हैं बट वहीं लेड में बाइंग की एडवाइस रहेगी। नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल हो गया है। भावी क्या लग रहा है आपको यहाँ से नेचुरल गैस अब किस तरफ की चाल दिखेगी नेचुरल गैस में? देखिए विश्वमोहन जी, लास्ट वीक और मंडे हमने काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है नेचुरल गैस में और उसका मेन रीज़न वही था कि जो वेदर फोरकास्ट यूएस में था वो एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट दिसंबर के फर्स्ट हाफ में इतनी ठंडी नहीं है, पर अगर यूरोप में हम देखें तो ठंडी शुरू हो गई है और अभी वेदर पैटर्न भी चेंज हो रहा है कि जहाँ पे दिख रहा है कि एटलीस्ट लास्ट वीक ऑफ दिसंबर जो हॉलीडे सीजन होगी वहाँ पे थोड़ी ठंडी होगी। ऑल्दो मिड वेस्ट में अभी भी अगर हम देखें वेदर पैटर्न एट द एंड ऑफ द ईयर के तो वहाँ पे इतनी ठंडी नहीं है। बट आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े बहुत हम नेचुरल गैस में अपसाइड देखने को ज़रूर मिल सकता है। एटलीस्ट इंट्राडे भी अभी 292 के करीब अगर आता है तो 287 के स्टॉप लॉस से मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा और टारगेट रहेगा 299 का। और ओवरऑल भी मुझे लग रहा है कि 250 के नीचे अगर जाता है तो ही मुझे नेचुरल गैस में ज़्यादा मंदी लग रही है। बाकी यहाँ से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में मेरा अपसाइड का टारगेट है 310 से 312 का। यानी अपसाइड का टारगेट है शॉर्ट टर्म में 300 के पार जा सकता है नेचुरल गैस।
शुक्रिया भाविक जी आपका, सुगंधा जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला कमोडिटी नाउ के दर्शकों के लिए और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के